गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, जिस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो फोकस है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, पहले उस क्रक्स पे बात कर लेते हैं, फिर स्ट्रेट अवे विल डाइव इनटू द होल चैप्टर। एंड इस तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम देखने वाले हैं। क्या हमारा व्यू है, क्या हमारा स्कोप है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो आई हैव टेकन द 36 ईयर कंटेंट ऑफ नीट एज अ बेसिस। मेंस का भी जो आपका पूरा कंटेंट है उसको एज अ बेसिस रखा है साइड में। क्यों? बिकॉज अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक स्टेप और ऊपर जाकर सोचना पड़ेगा। भले ही वो उस पर्टिकुलर जनरलाइज टॉपिक का या मल्टीपल मिक्सचर ऑफ टॉपिक का एक स्पेसिफिक वर्जन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता हो नीट में, बट स्टिल यू शुड हैव दैट मच कि आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हैं दो चार वैसे क्वेश्चन देखने के लिए जो आपको एकदम ही पसीने छुड़वा दें। ठीक, दैट इज व्हाट एग्जाम इज, टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। ठीक, चलिए तो फोकस और इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो फोकस है सीधा उस पर आते हैं। मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी के हिसाब से कॉम्पिटिटिव जो आपका नाम है मैग्नेटिज्म, उसके अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से दो चैप्टर आते हैं। फर्स्ट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड सेकंड इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, किस तरह की होती है, ठीक है, बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, किस तरीके से गैल्वेनोमीटर फंक्शन करता है, कैसे एक मैग्नेटिक कोई पंखा चल रहा है, आप स्विच लगाते हैं तो कैसे कैपेसिटर एंड देन दी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड दी वो आपका रोटर है, किस तरह से वो फंक्शन करता है, वो सारी चीजें पहला आपका चैप्टर जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से मूविंग चार्जेस वो कंटेन करता है। The other part, which is the magnetism and matter, is all about somewhat theoretical and hypothetical also. कुछ चीजों के हैं एनालिसिस, कुछ चीजों के बेसिस हैं, कुछ चीजों के एक्सप्लेनेशन हैं जिनको हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट बेस्ड ऑन अ हाइपोथेटिकल assumption दैट जिससे हम पहले से डील कर चुके हैं। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसके बेसिस पे ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। कुछ के हैं, प्रूफ हैं। जैसे फेरोमैग्नेटिज्म कैसे डोमेन फंक्शन करता है फेरोमैग्नेटिज्म में, विच इज जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, डोंट वरी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, इसकी चिंता मत करिएगा। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो फोकस है इस चैप्टर का, सबसे पहले उस पे आते हैं। तो पहला पार्ट पे जो आपका पहला पॉइंट है, सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। मीनिंग क्या इंडिकेट करता है? इट्स अ वेरी डायरेक्ट पॉइंट कि बार मैग्नेट के बारे में जानना है तो डील विथ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैथमेटिकल बेसिस है, डेरिवेशन है। शॉर्ट हो, ठीक है, सॉरी शॉर्ट नहीं, लॉन्ग सोलेनॉइड हो, ठीक है, या नॉर्मल सोलेनॉइड विथ सम एंगल, मेंस में है वो पोर्शन, एडवांस के हिसाब से भी है। लेकिन बार मैग्नेट का कोई मैथमेटिकल प्रूफ हमारे पास यहां नहीं है। हमारे पास मतलब अप टिल जो हमारा नीट का सिलेबस है या एनसीईआरटी का जो स्कोप है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपको बार मैग्नेट के बारे में जानना है तो डोंट गो बाय द बार मैग्नेट इटसेल्फ, गो बाय द सोलेनॉइड एंड देन थिंक कि हाँ ये तो बार मैग्नेट जैसा ही है। वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट जो कन्वे करना चाहता है चैप्टर की, मैग्नेटिक मोनोपोल्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है प्लस माइनस चार्ज के पेयर का, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है विच इज बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ के पोल का। क्या सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, क्या सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट करता है? एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं करता, आफ्टर 12th करता है, बट डोंट रिमेंबर दैट, इसलिए बोलना नहीं। इससे हम गॉस लॉ निकाल के लाएंगे। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं, मैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट पार्ट क्या है? इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड एलॉयज। ये चैप्टर का फोकस है, मतलब थर्ड फोकस है। क्या कन्वे करना चाह रहा है इससे? भैया नेचर में पहले से प्रेजेंट मैग्नेट आर नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ जो आपका पर्पस फुलफिल कर सके। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू डू? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस देम। और आर्टिफिशियली जो प्रेजेंट है अपने पास उसको मैग्नेटाइज करो, उसको मैग्नेटिक फील्ड दो, उसको स्ट्रेंथ दो। कैसे होगा? प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी नहीं है कि मटेरियल कौन कौन से हैं जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड बेयर करेंगे, ज्यादा, कम, अगेंस्ट, साथ, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बहुत सारे टर्म्स हैं, देखते हैं। परमिएबिलिटी, रिलेटिव, मीडियम। ठीक, तो थर्ड एस्पेक्ट में विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी मटेरियल्स विच आर आपका फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। स्पेशल केसेस भी हैं, देखते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड फेरोमैग्नेट, फिर सुपर कंडक्टर। ठीक, देखते हैं सब, क्यूरी लॉ। बेसिक बातें नाम बता दे रहा हूं ताकि सीक्वेंस में लगे, कुछ भी छोड़ना नहीं। अच्छा, नीट की फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? एक क्वेश्चन। क्या वो सिर्फ थ्योरी आती है? नहीं, न्यूमेरिकल भी होते हैं।
बिकॉज इस चैप्टर का 60% पोर्शन आप समझ लीजिए कंटेन्स न्यूमेरिकल एंड 40% कंटेन्स थ्योरी. मेमोराइज एंड जस्ट क्वेश्चन मिला, आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है चूज किया, काम खत्म. ठीक. तो फ्रीक्वेंसी है कितनी, एक क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है इसकी, ध्यान दीजिएगा. और कौन पढ़ाने वाला है, बाय पीएजी सर. P स्टैंड्स फॉर, जो P है इसमें आपका वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है, फिजिक्स. A और G जो है वो किसके लिए, सिल्वर नहीं, सोना नहीं, सॉरी अभिषेक गौतम के लिए. ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. और जो पर्टिकुलर क्रक्स है इस चैप्टर का, जो आपका मैप फ्लो है, उस पर फोकस करते हैं. तो हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो हम सबसे पहले एनटीए के सिलेबस पे आ जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे एक बेसिक दिक्कत है वो है कि अर्थ मैग्नेटिज्म है या नहीं. श्योरली नहीं है. इसके लिए 2022 का सिलेबस देखिए, 2023 का सिलेबस देखिए, 2024 का सिलेबस देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा. बहुत बड़ा पोर्शन था अर्थ मैग्नेटिज्म जो इसमें नहीं है. तो अर्थ मैग्नेटिज्म हैज बीन रिमूव्ड. अर्थ मैग्नेटिज्म लाल से लिखा, हैज बीन रिमूव्ड. तो अपना जो फोकस है वो जो यहां पे दे रखा है, इसी को मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से एकदम क्रक्स करके एकदम कॉम्पैक्ट जो आपका कंटेंट है उसको बनाया है. कुछ बेस जो आपकी बहुत बढ़िया बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं एग्जांपल के, एंड देन विल गो इनटू पीवाईक्यू जिनके एग्जिस्ट करते हैं. एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस न्यूमेरिकल जितना यहां पे इंपॉर्टेंस है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही यहां पर आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी है. सिलेबस ये रहा एनटीए के हिसाब से. चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. उन्होंने क्या किया है, एक दो जो आपके एनसीईआरटी के 2 चैप्टर हैं उसके लिए कॉमन नाम दे दिया है यूनिट 13 करके, और उसमें सेकंड पैराग्राफ में ये सिलेबस दैट बिलोंग्स टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर पार्ट. इसमें ये सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब इस सिलेबस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट मैप पे बात कर लूं. ठीक है. तो कंसेप्ट मैप क्या है, क्या तरीका होगा, क्या फ्लो होगा अपना इसको पढ़ने का. तो सबसे पहले किस चैप्टर की बात हो रही है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर. सबसे पहले पार्ट से होते हुए कहां पहुंचेंगे, द डाइपोल एनालॉजी. डाइपोल एनालॉजी का मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है, कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं सेम. फिर वहां से सेकंड रास्ता लेके हम पहुंचेंगे गॉस लॉ, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, नहीं मैग्नेटिज्म का. वहीं से तीसरा रास्ता लेंगे और तीसरे रास्ते से हम कहां पहुंचेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जहां पे हम बात करेंगे 3 तरह के मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जिनको अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, प्रॉपर्टीज है उनकी. ठीक. फिर यहीं से हम निकलेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम निकलेंगे, चौथा रास्ता लेके पहुंचेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, विच आर कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म है. 3 और 4 में थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, डोंट वरी, बिकॉज पहले आप टर्म समझेंगे, मतलब जो आपके पहले आप टर्म समझेंगे तभी आप मटेरियल के बारे में जान पाएंगे कि कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो डोंट वरी अबाउट दिस, ये पूरा अपना सीक्वेंस होगा. और लास्ट रास्ता क्या होगा, रिवीजन से हम कहां पहुंचेंगे, वापस इस चैप्टर के एंड पे, जो 3 पॉइंट हमें कन्वे करने थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज डाइपोल एनालॉजी. अब डाइपोल एनालॉजी क्या कंटेन करता है, तो डाइपोल एनालॉजी कंटेन्स, ध्यान दीजिएगा, डाइपोल एनालॉजी क्या कंटेन करता है. तो कुछ बेसिक, मतलब जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं दे दे रहा हूं पहले, ताकि दिमाग को क्या सोचना है वो ध्यान दें. सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है 2l, या लेट्स से l है, अभी उसकी चिंता नहीं करते, लेट्स से l है. ठीक है, या 2l रखो, पढ़ा वैसे ही था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो यहां पे भी क्या इनके बीच का सेपरेशन 12 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके बीच का एक पॉइंट है मिड पॉइंट, और यहां से यहां डिस्टेंस l है और यहां से यहां डिस्टेंस l है. सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. ठीक. और एक l वेक्टर है, जो l वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एंड एंड्स एट द पॉजिटिव चार्ज. दिस इज द l वेक्टर. इसको कैपिटल L कहते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर वो 2l लेके है. ठीक है. तो l वेक्टर की लेंथ कितनी है, 2l, विच इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एंड देयर इज अ मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट. ठीक है. अब हम कौन सा डाइपोल है, ये कौन सा डाइपोल है, तो हम मान के चलते हैं शॉर्ट डाइपोल. उसी एनालॉजी को लेना है, एनसीईआरटी के हिसाब से बात हो रही है, तो ये शॉर्ट डाइपोल है. और शॉर्ट डाइपोल में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कुछ बातें होती हैं जो अपने को पता होनी चाहिए. क्या, वो ध्यान से सुनिएगा जल्दी से एकदम. ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल. एग्जांपल के तौर पे HCl, H प्लस Cl माइनस, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैविंग डिफरेंट पोलैरिटी सेपरेटेड बाय अ फिक्स सेपरेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. जहां जाएंगे साथ जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन देम. ठीक. अब ये है शॉर्ट डाइपोल. कौन सा, इलेक्ट्रिक, नेगेटिव पॉजिटिव, 2l. 2l क्या है, कंफ्यूज मत हो, मैंने कहा ना उनके बीच का सेपरेशन है 2l. अब l लिख, चाहे x लिख, चाहे y लिख, कुछ भी लिख, मैटर क्या करता है, सेपरेशन. ठीक.
अब इसके लिए सबसे पहली क्वांटिटी होती है विच इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज बिकॉज सेम है इनटू द एल वेक्टर. व्हाट इज एल वेक्टर? द लेंथ वेक्टर बिटवीन देम. अब लेंथ तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो 2l है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन? तो एल वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. यानी अगर मैं फिगर में आपको रिप्रेजेंट करना मतलब उसको शो करना चाहता हूं ब्लू कलर से, ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यहां पे शो करूंगा, डिनोटेड बाय पी वेक्टर. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना ये पी वेक्टर, ये देखिए, ठीक, पी वेक्टर. और कहां से कहां डायरेक्टेड है? नेगेटिव से पॉजिटिव. ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसके लिए कुछ रिजल्ट थे. एक्सियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आपका क्या बोलते हैं ये जो आपका इक्वेटोरियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन जनरल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दे तो टॉर्क क्या होता है, यूनिफॉर्म हो, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो फील्ड तब कैसे डील करेंगे, वो सारे पॉइंट ऑसिलेट करके मैं आगे बढ़ाऊंगा यहां पे. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, रिवाइज्ड है, तब ये चीज बहुत जल्दी होगी, नहीं तो हर चीज लगेगा कहां से आ रही है. अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल. वैसे ही सेम तरीके से आता है मैग्नेटिक डाइपोल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल? जस्ट अ सेकेंड. मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? तो जैसे ये था, अब मैं यहीं बाजू में उसके देखिएगा, इस साइड देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक है मैग्नेट जिसमें है ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. इसको मैं अब ये है बार मैग्नेट. क्या नाम है इसका? बार मैग्नेट है. यही एनालॉजी है, सुनिएगा, ये बार मैग्नेट है. इससे पहले ये जो लिया ये क्या था? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, शॉर्ट था. और ऑब्वियसली बात है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में शॉर्ट भी मानते हैं और उससे पहले एक स्टेप भी होता है जहां पर हम उसे शॉर्ट बिना माने भी डील करते हैं, दो अलग अलग चार्ज लेकर. ये सारी चीजें उस वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, यहां नहीं. यहां पे जो है उस पे आते हैं. तो बार मैग्नेट का मतलब क्या है? दो पोल, नॉर्थ और साउथ. अच्छा, इनके बीच का सेपरेशन क्या है? तो वही सेम कहानी, 2l मान लो. 2l इज व्हाट? दो पोल के बीच का सेपरेशन. व्हाट इज पोल? पोल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल? ठीक है, देखिए किसी मैग्नेट में बहुत सारी जगह पॉइंट होंगे, बहुत अलग अलग जगह होंगे. कोई जैसे ये आपका जो मैग्नेट है इसको देखिएगा, इसके आसपास बहुत सारे पॉइंट होंगे. यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट, रैंडमली बहुत सारे पॉइंट होंगे. जहां पर मैग्नेटिक फील्ड उस बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बेयर कर रही है, उसको नाम दे दिए पोल, एंड्स, एक्सट्रीमिटी. अच्छा, अब ये जो एक्सट्रीमिटी लिया ये बार मैग्नेट हो गया अपना. बार मैग्नेट इज व्हाट? मैग्नेटिक डाइपोल. क्या है ये? मैग्नेटिक डाइपोल है ये. अब अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो सेम तरीके से सुनिएगा, लेंथ दे ली कितनी? 2l. अच्छा, तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट था वैसे बार मैग्नेट का भी डाइपोल मोमेंट होता है विच इज डिफाइंड एज m वेक्टर. एंड उस m वेक्टर का जो रिजल्ट होता है वो होता है m मल्टीप्लाइड बाय l वेक्टर. अच्छा, जैसे यहां पर q इंटू एल वेक्टर लिखा वैसे यहां पे m इंटू एल वेक्टर लिखा. अब इसमें m क्या है? तो ये नई क्वांटिटी है तो बतानी पड़ेगी क्या है ये? पोल स्ट्रेंथ. ये है पोल स्ट्रेंथ. एंड व्हाट इज एल वेक्टर? वही लेंथ वेक्टर, दो पोल के बीच का सेपरेशन. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? पोल जो होते हैं वो दो पॉइंट जो आपके मैग्नेट है, जो आपका मैग्नेट है, ये जो पोल है, ये जो मतलब जो हमारा पोल है, ये वाला जो पोल है, ये पोल जरूरी नहीं कि मैग्नेट के एकदम एंड पे हो. तो यहां पे दो तरह की लेंथ होती है. एक होता है ज्योमेट्रिक लेंथ यानी पूरी लेंथ मैग्नेट की, और एक होता है मैग्नेटिक लेंथ यानी पोल के बीच का सेपरेशन. तो जब हम मैग्नेटिक मोमेंट एक बार मैग्नेट का निकालते हैं, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो हम जो एल वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं वो कौन सा होता है? मुझे बताइए. तो वो पोल के बीच का सेपरेशन है, यानी दैट इज मैग्नेटिक लेंथ. बट क्वेश्चंस में अभी आइसोलेट ज्यादा होता नहीं ना, इस पे स्ट्रेस देते हैं, बट आपको समझ आना चाहिए कि ज्योमेट्रिक कौन सी है? पूरी लेंथ बार मैग्नेट की, और पोल के बीच का लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ. तो हो गया m इंटू एल वेक्टर. अच्छा, जैसे यहां पर एल वेक्टर था लेंथ वेक्टर, तो लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है? 2l. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर? तो एल वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम. भाई मैंने जब आजू बाजू फिगर बनाई तो कहीं ना कहीं आपको समझ तो आ गया होगा कि एनालॉजी दिखाने के लिए ऑब्वियसली बात है मैं सेम तरह से फिगर बनाऊंगा. तो यहां पे आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया, ये नेगेटिव चार्ज बनाया, यहां पे आप देखिए नॉर्थ बनाया और यहां पे ये बनाया साउथ. तो कहीं ना कहीं नॉर्थ रिजेंबल पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस m एंड साउथ रिजेंबल नेगेटिव चार्ज यानी माइनस m. तो आपका सवाल आएगा सर ये m है क्या? अरे जैसे आप 2 कूलम या 4 कूलम में ज्यादा कौन है? 4 कूलम कैसे पता चला? उस नंबर से, उस क्वांटिफिकेशन से. वैसे यहां पे पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है कि कम, दो मैग्नेट को कंपेयर करने के लिए वो m से पता चलेगा सेम तरीके से. तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम, बोलिए भाई, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. क्यों? साउथ रिजेंबल्स नेगेटिव, नॉर्थ रिजेंबल पॉजिटिव. ये याद रखो. क्या ये प्लस m और माइनस m अलग हो सकते हैं? नहीं. क्या प्लस q और माइनस q अलग हो सकते हैं? क्या आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है? यस. यहां हो सकता है? नहीं.
ये हुआ आपका डाइपोल एनालॉजी। अच्छा, इस डाइपोल एनालॉजी को और स्ट्रेंथ देते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी का मतलब होता है जो यहां पढ़ रखा है वो सीधा यहां अप्लाई करना है, जस्ट बाय अ स्मॉल चेंज। ध्यान से देखना क्या। अब मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर मैंने यहां पर कंसिडर किया है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी लोकेशन पर, उसका रिजल्ट होगा। उस रिजल्ट को कैसे कन्वर्ट करना है मैग्नेटिक पार्ट में, वही हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा। बस उसके लिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, एनालॉजी एस्टैब्लिश करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आएगा एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से आएगा म्यू नॉट। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट बिटवीन देम, क्या एक्सचेंज है इन दोनों का? जहां जहां फॉर्मूले में इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट दिखे वहां लिखो 1 बाय म्यू नॉट, और जहां जहां डाइपोल मोमेंट दिखे पी वेक्टर वहां लिखो एम वेक्टर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। तो ये इसका एनालॉजी है। यानी जहां ये दो रिप्लेसमेंट याद कर लिए अपन ने, ये दो रिप्लेसमेंट याद कर लिए अपन ने, अब सारे के सारे रिजल्ट हम मैनेज कर सकते हैं। यही एनालॉजी है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो व्हाट इज द थ्योरी फॉर डाइपोल एनालॉजी? थ्योरी क्या है उसके लिए फिगर बाजू में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये जस्ट अ सेकेंड, आगे काहे भाग रहा है भाई? हाँ, यहां पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है। थोड़ा छोटा बनाते हैं, बार मैग्नेट, सॉरी, हाँ, एक बार मैग्नेट है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे इस तरफ बना रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये अपने पास एक बार मैग्नेट है जिसका ये वाला जो पोल है वो है साउथ पोल और ये वाला जो पोल है वो है नॉर्थ पोल। ट्राई टू रिमेंबर इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन बहुत आसान है और क्वेश्चन सीधा हो जाएगा 2 मिनट में। तो साउथ और नॉर्थ पोल ले लिया। ठीक, अब देखिएगा, क्या ये दोनों पोल अलग हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए जितना लोड लेना है वो लिए बिना क्या सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो दोनों चीजें लिंक्ड हैं? यस। क्या आइसोलेट करने से होगा? ना। बहुत बढ़िया। अब साउथ और नॉर्थ पोल ये अपने ने बार मैग्नेट लिया, इसमें एक लाइन यहां मैं बना रहा हूं, ये येलो कलर की लाइन आपको दिखेगी, सॉरी थोड़ा, हाँ, ये बना दिया। ये कौन सी लाइन है? ये जो बनाई अभी, ये जो पास कर रही, ये जो पास कर रही है, ये कौन सी लाइन है? तो इसको बोलते हैं एक्सियल लोकेशन, एक्सियल लाइन है ये। ठीक है, और एक लाइन ये बना दी मैंने जो इसके परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है, ये लाइन, वो वर्टिकल वाली। और ये जो लाइन है इसको हम नाम दे देंगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, अच्छा, एक्सियल लोकेशन का, सॉरी आगे भाग गए क्या? हाँ सॉरी, एक्सियल लोकेशन, ध्यान दीजिएगा भाई, एक्सियल लोकेशन का, हाँ ठीक है, एक्सियल लोकेशन का जो ये पॉइंट ले लिया यहां पर, लेट्स से इसको नाम दिया ए, एक्सियल लोकेशन, और यहां पर एक पॉइंट ले लिया, उसको नाम दिया ई, यानी इक्वेटोरियल लोकेशन। ये देखिएगा, ये जो पॉइंट है इक्वेटोरियल, ये वाला, और ये कौन सा? एक्सियल। अब इन दोनों पॉइंट पे इस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम वेक्टर, यानी एम वेक्टर। ठीक, दो फॉर्मूले हैं, दोनों लिखूंगा, बाजू में सीधा उसका एप्लीकेशन ले लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अब यहां पे ये दो पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक वाले में जहां एप्सिलॉन नॉट दिखे वहां लिख 1 बाय म्यू नॉट, और जहां आपको P दिखे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वहां लिखो M। ठीक है, अब यहां पे एक्सियल लोकेशन पे लिखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्या बोल, मैग्नेटिक फील्ड। देखा, इतना एनालॉजी, इतना सिमिलैरिटी है कि नाम गलत बोल दे रहा है आदमी। चलिए, तो एक्सियल लोकेशन पे लिखते हैं। तो एक्सियल लोकेशन पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी एट ए पॉइंट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट को देखिएगा, वो होगा 1/4। क्या रिजल्ट था एक्सियल के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सियल के लिए क्या होता है? तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक एक्सियल लोकेशन पे। और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहां पे 2 लगा दिया, और यहां P/R क्यूब। एक छोटा सा मिस्टेक था, रेक्टिफाई किया मैंने अभी बोलते टाइम, ये वाला 2P। ठीक है, एक्सियल लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, और इक्वेटोरियल लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब। व्हाट इज P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज R? द सेपरेशन ऑफ दैट पॉइंट। मतलब यही आप मतलब जो आपका जो फिगर है उसको ध्यान से देखिएगा, ये है शॉर्ट बार मैग्नेट और वहां शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका जो लेंथ है वो
और जो सेंटर से हमने दूरी मानी है उन पॉइंट के लिए वो है r। यानी ये जो डाइपोल है, ध्यान दीजिए, जो डाइपोल है इस, ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर से कितनी दूरी पे है हम, ये एक्सियल लोकेशन कितनी दूरी पे, r लोकेशन पे। सेम इसी सेंटर से इक्वेटोरियल कितनी दूरी पर है, r लोकेशन पे। ठीक, सेम। अब ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल लोकेशन पे लिया, वहां हमने डिस्टेंस लिया r। अब ये शॉर्ट का मतलब क्या है, r इज वेरी मच ग्रेटर देन दी 2l। व्हाट इज 2l? द सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, एजम्पशन है, तो शॉर्ट बन गया। अब उसका फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, देखिएगा। तो b एट a क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, तो पलट के ऊपर चला जाएगा, और 2m अपॉन r क्यूब। सेम वे में इक्वेटोरियल लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी ए टी ड्यू टू द बार मैग्नेट, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ऊपर भेज दो म्यू नॉट, और p की जगह m अपॉन r क्यूब। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, रही बात डायरेक्शन की, तो जैसे एक्सियल लोकेशन पे डाइपोल में होता था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करती है उसी, मतलब सॉरी, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लाई करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाई करती है, ठीक। वैसे ही यहां पर भी एक्सियल लोकेशन पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लाई करेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड भी लाई करेगी। यानी अब आप नोटिस करिए इस बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट में ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसीलिए ये डायरेक्शन हो गया आपका एम वेक्टर का, और एक्सियल लोकेशन पे भी वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, सेम डायरेक्शन। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। अब आओ इक्वेटोरियल में, वहां क्या होता था, तो इक्वेटोरियल में जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहां जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप देखिए, ये साउथ है, इस डायरेक्शन में है, तो यहां ये वाले पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो ये वाले डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दिस विल बी द बी एट ई वेक्टर, इधर की तरफ एंटी पैरेलल, ठीक है। तो अब इस पूरे डिस्कशन में मैं ये वाले रिजल्ट हटा दे रहा हूं जो मैंने एनालॉजी से एस्टैब्लिश किए, वो हटा दिए मैंने, ठीक। और ये अपना डिस्कशन हो गया बार मैग्नेट का। अब ये जो बार मैग्नेट हमने लिखा, डायरेक्शन वाइज भी बात हो गई, सीधा आते हैं अपने एप्लीकेशन पॉइंट पर, एनालॉजी, और सीधा आ जाइए एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन है बाजू में, टू बार मैग्नेट, टू शॉर्ट बार मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, टू शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट m1 इक्वल टू 256 m एंड m2 इक्वल टू 81 m आर फिक्स्ड। दिख रहा होगा फिगर में, दो डाइपोल हैं, मैग्नेट मतलब दो बार मैग्नेट्स हैं, एक है जिसका एक का डाइपोल मोमेंट है आपका 256 m और दूसरे का है आपका 81 m, ठीक है। और अब आर फिक्स्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट p, ठीक है। कुछ नाम है जो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं अब ये जो फिगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, मैं इस फिगर को यहां पर दोबारा से बना रहा हूं, और रिजल्ट जो बाजू में लिखा है उसको मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मुझे ये पूरा मैग्नेट जो बना हुआ है, देखिए जैसे ये वाला बार मैग्नेट है m1, और कितना दूरी पर पॉइंट है 4d यहां से परपेंडिकुलर, और ये वाला m2 है, ये सॉरी ये जो है आपका m2 है, और इससे कितना दूरी पर ऊपर की तरफ देखिए 3d डिस्टेंस पर, और पॉइंट दिख रहा है वहां, ठीक। और वहां पे नेट फील्ड निकालना है इस पूरे सिस्टम के, मतलब इस पूरे सेटअप की वजह से। तो मैं क्या करता हूं, एरो फिगर बना रहा हूं कि उस बार मैग्नेट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, m1 डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ मतलब देखना, मैं इधर की तरफ मैंने बनाया, ये है m1, ये मैंने m1 बनाया, और ध्यान देना यहां से ये पॉइंट अपने इधर गए, ये पॉइंट है अपना, ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बाकी सब भूल जाओ, अभी छोड़ दो, ठीक। सबसे पहले ये बताओ कि इस बार मैग्नेट के लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, एंड ऑन है या ब्रॉड ऑन है, ये क्या बोल गया माले मास्टर। एक्सियल का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं एंड ऑन लोकेशन, इक्वेटोरियल का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन लोकेशन, और इसको एक और नाम देते हैं कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये सारे नाम देकर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो कंफ्यूज मत हो, क्या निकालना है उस पर ध्यान दे। अब ये m1 वेक्टर इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मुझे बताओ m1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट जो है अपना, जहां अपने को निकालना है, पॉइंट p नाम दे दो उसको, जहां अपने को, या उन्होंने दे ही रखा है, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट p पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले बता दो, वो लोकेशन एक्सियल है इक्वेटोरियल है, तो m1 के हिसाब से वो इक्वेटोरियल है। और इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, लिखा हुआ है यहाँ, ये देख ले फॉर्मूला, ये रहा, क्या लिखूं बोल,
तो फॉर्मूला होगा जो B1 है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट m या 2m, m, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 256m, अभी दे रखा है ना, ब्रैकेट में लिखा देगा इसीलिए, पूरा क्वांटिटी उतनी है, डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 पाई, कितना डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का परपेंडिकुलर कितना है ये, तो ये है 4d, तो यहां लिखा 4d का क्यूब, ठीक। अच्छा डायरेक्शन क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन मुझे बताइए, m1 नीचे की तरफ है, तो P इक्वेटोरियल के एक्सियल, इक्वेटोरियल किधर होता है, पैरेलल की एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया आपका B1, ठीक। अच्छा यहां देखो, इस पॉइंट पे ध्यान देना, तो ये जो दूसरा वाला बार मैग्नेट है, इसका M2 आप डायरेक्शन देख रहे होंगे, यहां की तरफ है डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन है, ये है आपका M2, और M2 के रिस्पेक्ट में यहां से हम ऊपर गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने डिस्टेंस पे, 3D डिस्टेंस पे, और यहां पर हमने पॉइंट P वही है, मैं इसको ब्रेक करके बता रहा हूं बस में। अब मुझे फिर से बताइए इक्वेटोरियल की एक्सियल, तो भैया ये है इक्वेटोरियल, दूसरा नाम क्या है बताओ जल्दी से, ब्रॉड ऑन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो B2 होगा वो होगा म्यू नॉट m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m या 2m, एक्सियल पे 2m होता है, इक्वेटोरियल पे m होता है आधा, एक्सियल के रिस्पेक्ट में क्या लिखने का है बोलो, m की जगह पे 81m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब, व्हाट इज r, डिस्टेंस कितना है 3d का क्यूब, ठीक। चलो ये भी हो गया, B1 B2 मिल गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B1 देख लिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B2 पता जल्दी से, तो इक्वेटोरियल लोकेशन है m और B पैरेलल या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल का मतलब है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ M2, तो अब ये जो ये आपका हो गया B2 वेक्टर, ये देखना ये वाली फिगर में ये जो फिगर बनाई ये वाला ये हो गया B2 वेक्टर, और ये जो फिगर बनाई ये जो आपका पहले बनाया ये वाला क्या था B1 वेक्टर, दोनों को उठाते हैं और सुपर इंपोज कराते हैं। सुपर इंपोज का मतलब क्या है, एक्चुअल सिचुएशन में जाके ऐड कर दो, तो ये रहा ऊपर की तरफ, ध्यान देना ऊपर की तरफ, ये मेन फिगर देखना है क्वेश्चन की, ये रहा आपका B1 वेक्टर और ये रहा आपका B2 वेक्टर। मुझे बताओ उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B1 हम निकाल चुके हैं भाई, ठीक है, B2 हम निकाल चुके हैं, डायरेक्शन हमें पता है, और कहीं ना कहीं इसी के बीच में ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा और ये रिजल्टेंट आएगा। ये फिगर देख लेना, जो मेन क्वेश्चन की फिगर ये वाली देख लो, B1 B2 के रिजल्टेंट, और ये जो बीच में दिख रहा है ये आपका B है, यही नेट फील्ड है। ये जो आपकी फिगर में ये जो B है, ये वाला जो B है, यही आपका नेट फील्ड है जो B1 और B2 के रिजल्टेंट से प्रोड्यूस हो रहा है। अब चाहो तो उसको फर्दर आपकी वैल्यू उसको कट शॉर्ट करके पुट कर दो और रिजल्टेंट फाइंड कर दो। तो जो हमें क्वेश्चन में चाहिए वो है B एट P, और इसको मैं B एट P नाम दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि जो मैग्नीट्यूड निकाला है और जो वहां पर फिगर में B एट P है वो सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इसके आगे उठा के हम पुट कर देंगे। ठीक, नहीं तो आप चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कर ही देते हैं, वाह मन न माने। चलिए तो म्यू नॉट 256 m अपॉन 4d, इसका 4⁻³ कितना होगा भाई, 4⁻³ 64, 256 बाय 64 4, तो ये आएगा म्यू नॉट 4m डिवाइडेड बाय 4 पाई d क्यूब। ठीक है, सॉरी म्यू नॉट 4m डिवाइड बाय 4 पाई d क्यूब, ये आएगा। अच्छा इसको अपन क्या बोलेंगे, What will be this, क्या बोलेंगे इसको अपने, तो ऐसा करते हैं इसको B कह देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना, इसको B कह देते हैं। और जो दूसरा वाला नीचे दिख रहा है वो ये दूसरा वाला, ये वाला, ये B2, इसको सॉल्व करते हैं। 3 जा 9, 9 3 जा क्या 27, तो जब नीचे ऊपर कट करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये आएगा म्यू नॉट 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई d क्यूब। ठीक, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, अगर ऊपर वाला B है, ठीक है, चलिए ऊपर वाले को B नहीं कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो 4 है इसको हटा लेते हैं, 4 साइड कर लेते हैं ऐसा, तो इसको 4b कहते हैं, इसको 4b कहते हैं, और इसमें 3 अलग कर लेते हैं तो इसको 3b कहेंगे। और 4b और 3b का रिजल्टेंट बताइए कितना आएगा, सीधा आंसर जल्दी से 5b। एंड व्हाट इज b, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई d क्यूब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डायपोल एनर्जी में, ध्यान दीजिएगा बहुत क्रिटिकल है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। रीजन बीइंग, आप इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, रीजन क्या है इसको कंसिडर करने का, जब आप ये उठाते हो और इतना क्रिटिकली डिस्कस करते हो ना, तो खुद इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप में नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया बेसिस है। ठीक,
तो डाइपोल एनालॉजी देखते हैं भाई, चलिए डाइपोल एनालॉजी। अब डाइपोल एनालॉजी के अंदर यहां पे हम किसकी बात करेंगे, तो कुछ एक दो रिजल्ट है मैं लिख रहा हूं, देखिए। सबसे पहले अगर आप एक बार मैग्नेट को ले लो, इधर देखिएगा, एक बार मैग्नेट ले लिया जिसमें ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, ठीक, बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है एम वेक्टर। अब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट उठा के प्लेस कर दिया, ठीक। अब जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट इसके थ्रू निकालना है वो मैं यहां पे तीन चीजें डिस्कस करने वाला हूं, कौन कौन सी सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले जब इस बार मैग्नेट को प्लेस किया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम, इस बार मैग्नेट का जो एम वेक्टर है कहां से कहां डायरेक्टेड होगा, साउथ से नॉर्थ, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डायरेक्शन अपने को पता है। तो मैं क्या करता हूं, इस बार मैग्नेट को हटा देते हैं, लेट्स रिमूव इट, ठीक है। समझ गए, बार मैग्नेट था, साउथ और नॉर्थ पोल कहां था, अब सिर्फ उसका वेक्टर बना रहा हूं मैं, दिस इज द वेक्टर और ये एम वेक्टर है। ये क्या डिनोट कर रहा है कि भाई जो बार मैग्नेट था उसमें यहां साउथ है और यहां पर नॉर्थ है, तभी वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्टेड है। अब ये जो पर्टिकुलर अपने ने मैग्नेटिक मोमेंट लिया, ये अभी कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। तो अपना बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात फॉर्मूला कौन कौन से, तो मैं तीन फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना तीनों फॉर्मूले को, और फिर एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्मूला लिख रहे हैं अपने, कोई चीज अनसर्टन छोड़नी नहीं है, डोंट वरी। चलिए, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है टॉर्क का, वो होता है m क्रॉस b, जस्ट लाइक टाउ वेक्टर p क्रॉस e होता है। एनालॉजी, डाइपोल एनालॉजी, कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं या नॉन यूनिफॉर्म भी है तो भी टॉर्क क्या होता है, p क्रॉस e होता है। p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, e इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही किसी बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है उसको आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो m वेक्टर क्रॉस b करा दो, ये हो गया टॉर्क, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म ऑब्वियसली, वो हो गया माइनस एम डॉट बी, जैसे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फॉर्मूला होता था माइनस पी डॉट ई, ठीक, एनालॉजी सेम तरीके से। लास्ट फॉर्मूला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। किसका वर्क डन निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का, कहां से कहां रोटेट करना है, किसी इनिशियल θ1 एंगल से किसी θ2 एंगल तक। तो अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करते थे उसका वर्क डन का फॉर्मूला लिखते थे, वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करेंगे तो उसका भी फॉर्मूला लिखेंगे। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट देखना, वो होता है एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बाकी जो बातें इक्विलिब्रियम एंड एवरीथिंग वो हम देखते हैं धीरे धीरे, जो रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफिल करेंगे एक एक करके। तो वर्क डन फ्रॉम सी, किसका वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो आपका डाइपोल, जैसे ये डाइपोल आपने पकड़ा मैग्नेटिक डाइपोल, ये घुमाना शुरू किया, डाइपोल था मैग्नेटिक फील्ड में रखा, घुमाना शुरू किया, तो जब आप θ1 से θ2 पे ले गए तो इतना वर्क करना पड़ा, किसने, एक्सटर्नल फोर्स ने। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क करेगा, इसका फॉर्मूला ये रहा, मुझे बताओ इंटरनल फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ऑलरेडी भाई साइन मल्टीप्लाई कर दे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, सिंपल। तो एक्सटर्नल का निकाल लिया, नेगेटिव मल्टीप्लाई करके इंटरनल का मिल जाएगा। θ1 कौन सा एंगल है, व्हाट इज θ1, इनिशियल एंगल, व्हाट इज θ2, फाइनल एंगल, ये बहुत जरूरी है, तभी फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो वही माइनस प्लस में ही दिक्कत हो जाएगी कि प्लस 20 या माइनस 20 कौन सा टिक करें, ऑप्शन में दोनों है, सब कुछ आते हुए भी लास्ट में -1 ही मिला मार्क्स में, आंसर में नहीं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए सीधा, इसके बेसिस पे बात करते हैं। क्वेश्चन है मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 10 to the power 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान दीजिएगा कितना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट है 10 to the power 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत बढ़िया। यूनिट में कोई कंफ्यूजन भाई किसी को, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों, याद करना लूप वाला, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वही सेम तरीका है, मतलब अप्लाई करो यूनिट लिखने के लिए, इसके लिए बार मैग्नेट के लिए
भले फॉर्मूला अलग हो, पोल स्ट्रेंथ में सेपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताई थी भाई, नहीं तो ऑब्वियस ही बात है इस तरीके से सोचो। नेक्स्ट, ये डेटा मिला, इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें एक आपके पास क्या दे रखा है, कौन घूम रहा है, मैग्नेट है जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है। हॉरिजॉन्टल फील्ड इज प्रेजेंट, इसी प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल फील्ड भी प्रेजेंट है। अब ये फील्ड है, ये आपका मैग्नेट है, कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है। और फील्ड कितनी है ध्यान से देखना है, जो फील्ड प्रेजेंट है वहां पर वो है 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग स्लोली फ्रॉम पैरेलल टू द डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। यानी जब इनिशियली ये डाइपोल है एम वेक्टर, सॉरी मैंने वही छुपा लिया, ओके सॉरी, तो ये आपका एम वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो कह रहा है इनिशियली जो फील्ड है वो इसके मतलब फील्ड इधर की तरफ, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है बी वेक्टर, और नीचे आपका एम वेक्टर है, ये दोनों अभी पैरेलल हैं, और इसको रोटेट करके फाइनली ऐसा लेके आना है, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर लेके आना है। तो ये जो रिजल्ट अभी वर्क डन का लिखा था, गलत पकड़ लिया, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था, इस वर्क डन के फॉर्मूला में व्हाट इज θ1, तो θ1 कितना है, θ1 कितना है, तो θ1 है 0 डिग्री और θ2 कितना है 60 डिग्री। तो पहले वर्क डन निकाल देते हैं भाई, चलिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन अगर कैलकुलेट करें कितना होगा, कहां गया, हाँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। किसका वर्क डन निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल का, फॉर्मूला उसी का लिखा था, पूछा है उसने, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब एक बात आई, क्वेश्चन ने डिफाइन नहीं किया है किसका वर्क डन चाहिए, एक्सटर्नल का या इंटरनल का। जब कुछ ना बोले तो किसका वर्क डन निकालना है, एक्सटर्नल का, ऑब्वियसली इंटरनल का डिफाइन करेगा। ये क्वेश्चन का ये एनालिसिस के बेसिस पे पता चल रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करती पता चल गया कि अच्छा, ये बहुत सारे क्वेश्चन करके व्हेन यू एनालाइज यू गेट टू नो कि भैया ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें अगर कुछ ना बोला हो तो एक्सटर्नल ले ले, इंटरनल बोला है तो कर, नहीं तब तक एक्सटर्नल निकाल। उसका फॉर्मूला cos θ1 यानी इनिशियल माइनस cos θ2 यानी फाइनल। तो ये जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, एम बी cos 0 कितना होता है 1 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो फाइनल आंसर आएगा एम बी बाय 2। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। एम की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, जल्दी से पुट करें, बाय 2 करके यू कैन ऑब्टेन दी वर्क डन। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन इन दिस पोजीशन, यानी अगर 0 डिग्री पैरेलल पोजीशन से 60 डिग्री पे ले गए तो वहां पर कितना टॉर्क एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला है m क्रॉस b, मैग्नीट्यूड वाइज ओपन करेंगे क्या आता है, एम बी साइन थीटा। क्या आता है फॉर्मूला भाई, एम बी साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला, ये रहा। कहां से मिला, ऑब्वियसली ये रहा, इसी को तो निकाल के ये वाला वर्जन निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वही पूछ रहा है। एम की वैल्यू दे रखी है, हाँ, बी की वैल्यू दे रखी है, हाँ, साइन थीटा में थीटा कितना है 60, बिकॉज उस ओरिएंटेशन में मेंटेन करके रखना है। अच्छा सोचो, अगर आप उसको 60 डिग्री पे छोड़ दोगे तो क्या वहीं टिका रहेगा कि वापस आ जाएगा, बोलो। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद कर, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आप उसको इक्विलिब्रियम से हटा देंगे भाई, ये इसी तरफ फील्ड है, इसी तरफ डाइपोल भी है, आप रोटेट करके यहां छोड़ देंगे तो क्या होगा मुझे बताइए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था, तो वो वापस आ जाता था, रुक पाता नहीं था तो आगे भाग जाता था, तो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता था। उस पर भी क्वेश्चन है, देखते हैं, नीट का ही 2024 का सवाल है, ठीक, तो ऑसिलेशन शुरू कर देता था। ठीक, तो आप अगर इसको हल्का सा ऐसे पलट करके छोड़ देंगे तो ऑसिलेशन करने लग जाएगा, यानी वापस तो आएगा ना, तभी कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तभी तो नीडल वापस आ रहा है, उसी ओरिएंटेशन में आ रहा है जहां पे टॉर्क आपका पैरेलल होने पे 0 था। बिकॉज जब मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक, तो उस ओरिएंटेशन में मेंटेन करने के लिए बस चेंज क्या करना है, यहां पे एम बी साइन थीटा की जगह पे लिख दो साइन 60, यू नो एम, यू नो बी, सो यू कैन फाइंड द टॉर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाइपोल एनर्जी में, ध्यान से देखिएगा, बाजू में एक बहुत बढ़िया, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं क्योंकि इतना कुछ एनालाइज करवाते हैं, दिमाग घूम जाए आदमी का एकदम ही कतई। अब जो एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, उस पर जाने से पहले थोड़ा सा बातें होंगी फोर्स और टॉर्क पर। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब मैं बार मैग्नेट, फिर से वही मतलब बात है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, अब समझ चुके हैं क्या करेंगे। तो ये जो व्हाइट कलर से मतलब सॉरी येलो कलर से शो किया, ये है एम वेक्टर। व्हाट इज एम वेक्टर, दिस इज शोइंग अ बार मैग्नेट, और क्योंकि वेक्टर इधर मतलब इस तरफ डायरेक्टेड है, इसका मतलब यहां पर होगा इस तरफ क्या होगा साउथ, और इस तरफ क्या होगा नॉर्थ। ठीक, वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा इस तरफ फील्ड है, फील्ड इधर की तरफ है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ये बी वेक्टर है। रेड कलर से जो शो कर रखा है वो, चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बाद
देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मान के शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल है, इजी होगा समझना, तो पहले वो मानते हैं, क्योंकि यही डिस्कशन इलेक्ट्रिक में भी होता है, बट अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात दोबारा रिपीट होगा सेम कुछ। देखिएगा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी आप देखिएगा एम और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है भाई, 0 डिग्री। अपन पहले क्या करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था, उस टॉर्क को मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहां पर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था भाई, सॉरी पी क्रॉस, देख रहे हैं सिमिलैरिटी देख रहे हैं भाई, एम क्रॉस बी, नॉट पी क्रॉस सी, एम क्रॉस बी। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका, बाहर मैग्नेट का, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, ये जो m क्रॉस बी लिखा अपन ने टाउ में, इसमें अभी इनिशियल इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में थीटा कितना है, 0, तो टॉर्क कितना होगा, 0। क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम। टॉर्क जब 0 होगा क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अच्छा, अभी फील्ड कैसी है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो आप क्या करो, इस बार मैग्नेट के दो पोल थे, इधर वाले पे साउथ और इधर वाले पे नॉर्थ। आप इसको जैसे वहां डील करते थे ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मानकर, वैसे यहां पे सोचो कि ये है -m और ये है +m। तो दो अलग अलग पोल मान लिया आपने ने, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एनालॉजी है तो हाइपोथेटिकल होगा, ऑब्वियसली बात है, वहीं से कोरिलेट होगा। अब जो +m है यानी नॉर्थ पोल है, उसको पॉजिटिव चार्ज मान, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है किधर की तरफ है। तो वहां पे हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन फील्ड का होता है वही डायरेक्शन फोर्स का भी होता है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन फोर्स का होता है उसके अगेंस्ट फील्ड होती है, यानी एंटी पैरेलल होता है, वैसे वर्सा भी। तो +m वाले जो आपका पोल है, दोनों अलग नहीं है भाई, लेकिन समझने का तरीका देखो। तो ये जो आपका +m वाला है, ध्यान दीजिएगा, जो +m वाला है उसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये +m पे देख रहा है किधर की तरफ फोर्स लगेगा, जिस तरफ फील्ड है, जिस तरफ फील्ड है देखना भाई। लेकिन -m वाला जो है उस पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ये जो -m वाला है। ठीक है, ये जो आपका साउथ पोल है उस पे देखिए फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक, अभी नेट फोर्स कितना होगा मुझे बताइए। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो जैसे वहां पे फोर्स का फॉर्मूला QE होता था, वैसे यहां पे हाइपोथेटिकली आई एम टॉकिंग MB होगा, QE MB, Q की जगह M, छोटा m पोल स्ट्रेंथ। ठीक, तो MB इज द मैग्नीट्यूड भाई, ये मॉडुलस है इसका। ठीक है, ये मॉडुलस है, ये जो लिखा ये मॉडुलस है। +m वाले में नेगेटिव कर देगा, ऑपोजिट कर देगा, सॉरी जो मतलब जो आपका +m वाला होगा उसमें सेम डायरेक्शन कर देगा, जो -m वाला होगा उसमें अगेंस्ट कर देगा। इसलिए नॉर्थ वाले में जिस डायरेक्शन में फील्ड थी उसी डायरेक्शन में फोर्स भी थी, लेकिन जो साउथ वाला है उसमें देखो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स है, वो +m -m का इंपैक्ट है, तो मैग्नीट्यूड हो गया MB। वही सेम तरीके से सोच। तो अभी ध्यान से देखो, MB और MB दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, 0। तो अभी इस ओरिएंटेशन में, राइट नाउ इन दिस ओरिएंटेशन, टॉर्क इज 0। जो इन्फ्रेंस निकल रहा है उसको सुनना, टॉर्क क्या है, 0 है अभी। क्यों टॉर्क 0 है, बिकॉज दोनों फोर्सेस, अगर मैं इस डाइपोल को एक एंटिटी मानूं तो मुझे बताइए दोनों जगह पे मास सेम है, तो किस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन पॉसिबल है, तो वो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी इक्विडिस्टेंट पॉइंट है दोनों से, बीच वाला पॉइंट ले लिया, सेंटर ऑफ डाइपोल जो बोला था इलेक्ट्रिक वाले में, जो यहां पे बार मैग्नेट के लिए बोला था, तो वो हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये डाइपोल आपका घूम सकता है। ये हो गया डाइपोल, ये आपका मतलब साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट है, और ये इसका मिड पॉइंट, यानी ये तो चलिए मतलब ये पेन जो है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, बट बार मैग्नेट यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, तो सेंटर मान लिया बीच में। ये हो गया आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये ऐसा। ठीक, अभी टॉर्क कितना है, 0। मुझे बताइए अभी फोर्स कितना है, 0। क्यों 0, नेट फोर्स 0 क्यों, बिकॉज एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे इधर F और इधर F लगेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। अच्छा, अब इस डाइपोल को क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज किया, इस डाइपोल को थोड़ा सा थीटा एंगल पर घुमा दिया। ठीक है, ये डाइपोल यहां था और थीटा एंगल पर घुमा के यहां ले गए। अब m वेक्टर इधर की तरफ आ चुका है, कितना एंगल है, थीटा, किससे, B से। तो ये डायरेक्शन, ये जो आपको मतलब ये जो लाइन दिख रही है ये किसकी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की है। किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये खाली लाइन है, डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन है। और अब डाइपोल पहले ऐसा था, इसको क्या किया अपन ने, इस मतलब था ये था, ठीक है, ये था, और इसको अपन ने क्या किया, ये घुमा के थीटा एंगल पे ला दिया। अब जब अपन ने इसको थीटा एंगल पे लाया तो अब m और b के बीच में एंगल थीटा है, तो ध्यान देना +m यहां पे होगा, वो ऊपर वाला देखना वहां +m होगा, और इधर फोर्स किधर लग रही होगी, इधर कितनी, MB, वो मतलब जो नॉर्थ पोल था। और जो साउथ पोल था वो ध्यान से देखना कहां पहुंच चुका है, यहां पे पहुंच चुका है। अब ये जो साउथ पोल है ये आपका -m है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी भाई, फिर एंटी पैरेलल, कितनी, F, और कितनी होगी वो, MB। क्या टॉर्क 0 होगा,
पहले वाले केस में टॉर्क जीरो क्यों था? बिकॉज दोनों ही फोर्सेस कहां से पास कर गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो टॉर्क जीरो था। सेंटर ऑफ मास जो आपने लिया, रेफरेंस लिया, अब देखो ना पहले वाले केस में ये जो फोर्स है एफएम वाली, ये वाली और ये वाली जो दोनों पोल पे है, वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर गई। इसका मतलब दोनों का टॉर्क क्या हो गया? जीरो। लेकिन जब एंगल पे ले गए तो अब मुझे बताइए टॉर्क जीरो होगा कि नॉन जीरो? नॉन जीरो क्यों? क्योंकि आप देखो ऊपर वाला जो एमबी है, ये वाला जो एमबी है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा सेंटर ऑफ मास का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हटाया जो मैंने, फिर से बना रहा हूं, ये देखना, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर हटा दिया मैंने, ये तो अब नॉन जीरो है। तो टॉर्क जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? टॉर्क नॉन जीरो होगा। फोर्स जीरो की नॉन जीरो? फोर्स अभी भी जीरो, बिकॉज एंटी पैरेलल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं। क्या प्रोड्यूस करेगा? नेट इंपैक्ट जीरो। कपल कहते हैं इसको, इक्वल फोर्सेस एक्टिंग, जैसे उनका सेंस ऑफ रोटेशन सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराना है। मतलब जैसे ये जो आपका पोल है, ये वाला जो पोल है, इसमें डायरेक्शन दिख रहा है आपको किधर की तरफ है? जो डायरेक्शन है आप देखना ध्यान से किधर की तरफ है, ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। और ये जो नीचे, अच्छा अब ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो दोनों पॉइंट हैं आपके, ये जो पॉइंट है ये वाला और ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां वाला जो एमबी है ध्यान से देखना, वो किधर रोटेशन प्रोड्यूस करेगा? किधर 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 किधर? तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, वो इधर की तरफ रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, ये ऐसे घुमाएगा। और ये जो नीचे वाला पॉइंट, ये सॉरी नीचे वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये किधर घुमाएगा? आपको दिख रहा है? तो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? ये इसको इधर घुमाएगा और ये इसको इधर घुमाएगा। तो जिस ओरिएंटेशन में था वहीं भेजना चाहेगा उसको, इक्विलिब्रियम में ही भेजना चाहेगा। सेम उसकी तरह ही कंसेप्ट हो रहा है, ठीक। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। लेकिन यहां फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में मुझे बताइए टॉर्क जीरो होगा? हाँ। टॉर्क नॉन जीरो होगा? हाँ। फोर्स जीरो? हाँ। नॉन जीरो? नहीं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर फोर्स जीरो होगी कि नॉन जीरो होगी? फोर्स डेफिनेटली नॉन जीरो होगी, बिकॉज जब आप दोनों पोल्स के ऊपर, ये वाले पोल पे और ये नीचे ये वाले पोल पे जब आप फोर्स लिखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, बिकॉज दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग लोकेशन पे, एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नेट फोर्स जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। टॉर्क देखना पड़ेगा, ओरिएंटेशन की बात है, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एप्लीकेशन पे असर्शन है व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड भाई? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओनली टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल। क्या सिर्फ टॉर्क एक्ट करता है? मुझे बताओ कि फोर्स भी एक्ट करेगा? फील्ड कैसी? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? अगर यूनिफॉर्म होता है तो फोर्स डेफिनेटली जीरो होता, नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स डेफिनेटली नॉन जीरो होगा। तो ओनली टॉर्क एक्ट करता है? नहीं। क्या एक्ट करता है? फोर्स भी एक्ट करता है। फोर्स नॉन जीरो होता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। रीजन, फोर्स वुड ऑल्सो एक्ट ऑन डाइपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड वर यूनिफॉर्म। भाई साहब एकदम ही एंटी, फोर्स तो कभी नहीं लगेगी अगर फील्ड कैसी हो? यूनिफॉर्म हो। तो फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स डेफिनेटली क्या होगी? जीरो ही होगी। इसका मतलब असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ये अपना आंसर हुआ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये अपना आंसर हुआ, ठीक। कि यहां अपने को ये पता चल रहा है कि भाई क्या चीजें एक्ट कर सकती हैं क्या नहीं, इस पॉसिबिलिटी पे ये डिस्कशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस पोर्शन में जा रहे हैं दैट इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में आते हैं। पीवाईक्यू पोर्शन के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, हम उन क्वेश्चन को लेंगे जो एक्चुअली आपके आए हुए हैं, और तो वही 36 ईयर का बेसिस है ताकि हम हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच कर सकें। चलिए अब जो थ्योरेटिकल डिस्कशन में नहीं हुआ, जो उस एनालॉजी को एस्टैब्लिश करते टाइम नहीं डिस्कस हुआ, वो यहां पर लेने का एम है, यहां क्वेश्चन करने का एम। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। पीवाईक्यू में एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल, मैंने मतलब सेग्रीगेट कर रखे हैं सारी चीजें बताने के लिए क्वेश्चन लिए हैं। जो वहां खत्म हो गया ठीक, पीवाईक्यू में अलग क्वेश्चन लेंगे, ये ना हो कि सेम रिपीट हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, उसके लिए आप अलग टाइम लेकर क्वेश्चन करिए। एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट एम। एक आयरन बार है, एक आयरन बार है, देखिए आयरन बार जिसका लेंथ कितना है एल, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, ये इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट m है और लेंथ है l, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। इट इज बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब पहले अपने पास एक ऐसी रॉड थी, इसको अपन ने बीच वाले पॉइंट पे, ऐसे बीच वाले पॉइंट पे क्या किया? बेंट कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, सच दैट द टू आर्म मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। यानी इस तरह से बेंड किया कि दोनों मतलब ऑब्वियसली बात, थोड़ी जो पहले रॉड ली आपने थोड़ी बड़ी है, ये रही लेंथ,
ठीक, ये मिड वाले पॉइंट पे आपने उसको ऐसा मोड़ दिया तो आप देखिए बाद में ये रॉड ऐसी हो जाएगी, ये रॉड ऐसी हो जाएगी, छोटी होगी ना थोड़ी सी, ऑब्वियस सी बात है भाई, पूरी रॉड है ना सब मोड़ी। तो ये, और ये एंगल कितना है, मेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट है, 2024 का नीट का सवाल है ये कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है एक बार मैग्नेट के लिए, तो जो कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होगा उस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है। अब कंसेप्ट ये है कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। 12 की चिंता मत करो, वापस आ जाओ, ठीक। तो ये अपना सिंपल भाई जो अपना बार मैग्नेट था, ये वाला मान लीजिए साउथ है, ये वाला नॉर्थ है, और मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्थ से साउथ डायरेक्टेड है एम वेक्टर, ठीक। मिड पॉइंट पे ब्रेक कर दिया। अच्छा, तो कैसे इंपैक्ट होता है देखिए, उस कंसेप्ट को समझा रहा हूं मैं। यहां पे एक बड़ा सा ब्रॉड थोड़ा सा मैं बार मैग्नेट ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रॉड एक बार मैग्नेट बना रहा हूं मैं, ठीक है। ब्रॉड एक ऐसा बार मैग्नेट बना देता हूं मैं, ये वाला साउथ पोल है और ये वाला नॉर्थ पोल है, ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, तो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इंटू एल वेक्टर। व्हाट इज m वेक्टर, कैपिटल M वाला क्या है, ये क्या है, ये है मोमेंट किसका, बार मैग्नेट का, एंड व्हाट इज दैट, क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू एल वेक्टर। व्हाट इज m, पोल स्ट्रेंथ, व्हाट इज एल वेक्टर, लेंथ वेक्टर बिटवीन द पोल्स, ठीक। अब m है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, और ये L क्या है, सेपरेशन बिटवीन पोल, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक। अब कैसे अफेक्टेड होगा अगर ये बार मैग्नेट को काटा जाए, तोड़ा जाए, ठीक है। जैसे आपने बेंड किया, तो बेंड करने का मतलब क्या है, ये आपने उसी एक पर्टिकुलर ये जो आपका एलिमेंट था उसी को आपने तोड़ मरोड़ के 2 शेप दे दिया, और थोड़ा बेंड कर दो 3 बन जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे, कैसे अफेक्टेड रहेगा, तो पहले वो सुन लो, ठीक है। भाई ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पस नहीं है, होल चैप्टर समझना पर्पस है। सिर्फ क्वेश्चन करना होता है धड़ाधड़ एकदम शो ऑफ करके मैं आग लगा देता क्वेश्चन करके, लेकिन वो तरीका नहीं है, अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन विल बी डेल्ट लाइक दैट। चलिए, तो यहां पे m वेक्टर है, m इंटू एल, सेपरेशन, मोमेंट, स्ट्रेंथ। अच्छा, बार मैग्नेट 2 तरीके से कट कर सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। जब आप एक्सियल यानी एक्सिस के अलोंग ही बार मैग्नेट को, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, ये जब कट कर देते हैं तो आप नोटिस कर रहे हो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फील्ड कहां से निकलती होगी भाई, नॉर्थ पोल से निकलती है बार मैग्नेट की फील्ड, तो इधर से बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे निकलती होंगी, जस्ट जैसे निकलती होंगी, और क्लोज लूप बनाती मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओपन लूप में, क्लोज लूप में भाई, क्लोज लूप में, तो क्लोज लूप बनाती हुई ये जो नॉर्थ पोल है, इनसे फील्ड लाइंस निकल के ऐसे क्लोज लूप बनाती हुई कहां एंटर करेंगी, साउथ में, तो यहां पर आके ऐसे एंटर कर रही हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये तो आपने ओपन लूप बनाया, अरे भैया फिगर बनाने पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, कंसेप्ट पे फोकस करो, और ये अंदर लाइंस होंगी उसके, ठीक है। तो जब आप इसको इस डाइपोल के मतलब बार मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग कट करते हो, तो मुझे बताओ क्या पोल्स के बीच का सेपरेशन चेंज होगा अगर आप इस लाइन के अलोंग कट कर रहे हैं तो? नहीं। जैसे मान लीजिए ये मेरा फोन है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, फील्ड लाइंस की चिंता मत करो, नॉर्थ साउथ कहां है समझो, ये एक्सिस है, यहां से एक लाइन पास कर रही है इमेजिनरी, वो एक्सिस है, इसको एक्सियल लोकेशन कहा, यहां पर कोई पॉइंट लिया तो, और यहां कोई पॉइंट लिया तो उसको इक्वेटोरियल कहा। तो ये जो फोन है, जब इसको मैं यहां से काटूंगा, मतलब इसके 2 बिस्किट की तरह अगर ये 2 पार्ट कर दूं, छोटे छोटे बना दूं, कट कर दूं इस एक्सिस मतलब लाइन में, तो क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंज होगा मुझे बताइए। क्या क्रॉस सेक्शन चेंज होगा बार मैग्नेट का? यस, क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। उससे क्या इफेक्ट आएगा, लेंथ पे, एल पे, वो मैग्नेटिक मोमेंट के एल पे इफेक्ट आएगा या एम पे इफेक्ट आएगा? तो मैं कह रहा हूं एम पे इफेक्ट आएगा। क्यों? बिकॉज एम इज पोल स्ट्रेंथ, कितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं उस पर डिपेंड करेगा। जब आप उसको आधा कर देंगे, मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट के 2 हिस्से कर दिए, ठीक है, इसी बार मैग्नेट के 2 हिस्से किए, और किस तरीके से वो हिस्से दिख रहे हैं मैं नीचे ही उसके बना रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये 2 हिस्से हैं, कैसे कट किया है वो भी समझना, ठीक। ये मतलब ऐसा एक्सिस में अलोंग काट दिया। अब इन दोनों में आप सोचिए लेंथ तो एल ही रहेगी, ऊपर वाले की जो बार मैग्नेट की थी, ऊपर वाले बार मैग्नेट की जो थी वही इसकी भी लेंथ रहेगी अभी भी, ऑब्वियसली। क्या चेंज हो गया? पोल स्ट्रेंथ। तो अगर मान लीजिए आपने इसको इक्वली कट किया, दोनों हिस्से इक्वली कट दें, तो इसका पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगा, इसका पोल स्ट्रेंथ भी m/2 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन करके दिखाना है वो ना 2 सेकंड लगेगा,
वेक्टर एडिशन आता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, खत्म क्वेश्चन वहीं पे, ए और बी लिखा, काम खत्म। 10 सेकंड ना लगे इस सवाल को करने में, ओरली वो भी वेक्टर एडिशन कर रखा है। लेकिन क्या मेरा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देना है? नहीं, पूरा फर्दर एंड तक लेके जाना है, ठीक। और हर एक एस्पेक्ट को टच करते हुए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने लिया नहीं, इंपॉर्टेंट है। दो कम से कम मैं बता रहा हूं, हर अल्टरनेट 6 साल उठा के देख ले, हर अल्टरनेट ईयर पे मिलेगा। तो अब अगर ये इस तरह कट के, अच्छा अब मान लो अगर हमने इसको बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे काटा, ये लाइन दिख रही है जो ये वाली, ऐसे काट दिया। अब ऐसे काट दिया तो दो हिस्से कैसे दिखेंगे, वो बाजू में बनाता हूं मैं उसके, दो हिस्से कैसे दिखेंगे? तो बार मैग्नेट ऐसा दिखेगा, एक हिस्सा ये दिखेगा, एक हिस्सा ये दिखेगा। कैसे कटा हुआ दिख रहा है? इसमें क्या चेंज होगा? क्या पोल स्ट्रेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। तो पोल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आएगा? नहीं। मैग्नेटिक लेंथ पे आएगा? हाँ। कितनी हो जाएगी? अगर मान लीजिए इक्वल काटा है तो L/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब परपेंडिकुलरली कट करते हैं एक्सिस के तो लेंथ पे इफेक्ट आता है, और एक्सियली कट करते हैं, को एक्सियली कट करते हैं उसी पैरेलल एक्सिस के, तो वहां पर पोल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आता है। जितने कट करेंगे उतना ही वो आपका इक्वली डिवाइड होता जाएगा, या रेशियो में डिवाइड होगा। तो अब बेंड किया, तो बेंड करने का मतलब भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा बार मैग्नेट था, यहां था, ये बीच वाले पॉइंट पे ऐसे करके तोड़ दिया, ठीक है। एक और पेन आसपास होता तो मैं दिखाता आपको, चलिए कोई नहीं, हाँ चलिए कोशिश करता हूं। एसी का रिमोट है, यहां देखिएगा, ये मान लीजिए पूरा एक बार मैग्नेट है, और यहां से इसको बेंड किया, ये कितना एंगल है? 60 डिग्री, ठीक है। अब सोचो अगर ये पूरा एक बार मैग्नेट है, सिंगल बार मैग्नेट है, ठीक है, तो यहां पर साउथ पोल था, ये यहां पर साउथ, ये देखना साउथ और नॉर्थ पोल, ये वाला फिजिकल साइड देखना, ये साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल। अब जब आप बेंड करोगे तो ये वाले फिगर में, ये जो आपका फिगर है जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये साउथ पोल होगा, और ये कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल, ठीक, बेंड करते टाइम आया ना। अच्छा, अब जब बेंड किया तो ये साउथ नॉर्थ हो गया, बहुत बढ़िया। इस साउथ के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक नॉर्थ होगा, और इस नॉर्थ के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक साउथ होगा। अरे दो हिस्से मान लेना यार अलग करके, ये देख, ये दो हिस्से अलग कर ले, तो जहां से अलग किया वहां वो पोल जनरेट नहीं हो जाएंगे, फिर से दो अलग पोल बन जाएंगे। तो अब बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कहां, किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है? तो वो तो किस बात पे डिपेंड करेगा? क्या मैग्नेटिक मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है भाई? तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन कैसे करते हैं? √a² + b² + 2ab cos थीटा से, और इसमें थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों बार मैग्नेट के मुझे बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस, ठीक है। लिखने की ऐसे पोल जरूरत नहीं थी, चलिए ये पॉइंट है, इसके हिसाब से डील कर लेंगे, कोई नहीं। अब इस साउथ के करस्पॉन्डिंग यहां नॉर्थ होगा, इस नॉर्थ करस्पॉन्डिंग यहां पे साउथ होगा, सिंपल। वो शायद पहले मैंने उल्टा लिख दिया था क्या? कोई नहीं, सही चीज पे आना जरूरी है। तो ये साउथ, ये जो आपका साउथ, ये जो आपने फिगर ली है, इस साउथ के करस्पॉन्डिंग यहां ये वाले एंड पे नॉर्थ मिला, और ये जो नॉर्थ है इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक साउथ मिला। अब जो बार मैग्नेट है, क्योंकि दोनों का लेंथ आधा आधा हो चुका है, क्रॉस सेक्शन पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो इस वाले का, ऊपर वाले पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा m/2, और नीचे वाले पार्ट का भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा m/2। ऊपर m दिया है, हाँ, और उनके बीच में एंगल कितना है? 60। तो दो इक्वल वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो मुझे बताइए नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड है a, जिनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो मुझे बताइए रिजल्टेंट क्या आता है? व्हाट इज द रिजल्टेंट? तो आता है √3 टाइम्स ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर। अगर दो इक्वल वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, उनको रिजल्टेंट निकालें तो क्या आता है? वो आता है √2 टाइम्स ऑफ एनी वन ऑफ द मैग्नीट्यूड। और अगर 120 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हो तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो a, और a का रिजल्टेंट a ही आता है, ठीक। तो यहां मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि भाई रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या बनने वाला है, कहां, जो आपके दोनों मैग्नेटिक मोमेंट है उनके बीच का एंगल क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ अगर वो डायरेक्टेड है, साउथ टू नॉर्थ, तो पहले वाले में, सॉरी कलर चेंज करता हूं, ब्लू से लिखता हूं, तो पहले वाले में साउथ टू नॉर्थ मतलब ये रहा, साउथ टू नॉर्थ। एरो देख रहे हैं कहां जा रहा है? ये वाला, ये वाला एरो साउथ, ये जो ऊपर आपका है देखना, ये जो आपका ऊपर वाला है ये साउथ, और नीचे वाला क्या है? नॉर्थ। तो एरो किधर की तरफ आ रहा है देखना? साउथ से नॉर्थ की तरफ। और दूसरा वाला साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये रहा m वेक्टर, ये m2 वेक्टर है और ये m1 वेक्टर है। ये दो वेक्टर हैं भाई, ध्यान से देखिए, m1 और m2। अब m1 और m2 के बीच में एंगल क्या आएगा? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन m1 एंड m2? क्या एंगल आएगा इन दोनों के बीच में? तो आप नोटिस करो m1 और m2 के बीच में एंगल कैसे लिया जाता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेते हैं? टेल टू टेल और हेड टू हेड, यस और नो? टेल टू हेड लेते हैं क्या? नहीं,
आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मुझे निकालना है, देखो तो एक वेक्टर आप नोटिस करना, ये जो आपको दिख रहा है एक वेक्टर ध्यान से देखना यहां की तरफ जा रहा है, और एक वेक्टर आप नोटिस करो यहां की तरफ जा रहा है। तो जब पहले वाले वेक्टर का हेड जहां पर है दूसरे वाले वेक्टर का टेल है, तो क्या 60 डिग्री उनके बीच का एंगल है? नहीं। उनके बीच का एंगल कितना होगा? तो आप उस m1 वेक्टर को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दो। क्या करो? नीचे की तरफ। अब देखो दोनों टेल टू टेल बन गए, और मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना है। रुकिए मैं अलग कलर से पूछता हूं, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? तो वो होगा 120 डिग्री। 180 होता है ना लीनियर, तो 120। अब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड m/2, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री। बताइए ओरली रिजल्टेंट क्या आएगा? आएगा m/2। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लिया आपने, जल्दी सवाल पढ़ लेते हैं भाई पहले। अ बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक ही मिनट। चलिए पॉइंटर विजिबल होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अ बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या मतलब है इसका? पहली बात, फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो फील्ड है यूनिफॉर्म, बी है यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म फील्ड में मुझे बताइए किसी बार मैग्नेट को अगर प्लेस करें तो टॉर्क जीरो होता है कि नॉन जीरो, कि दोनों पॉसिबिलिटी होती है? दोनों होती है, डिपेंड करेगा वो तो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है भाई? टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा, वेक्टर में बोलेंगे तो एम क्रॉस बी। ठीक है, क्या होता है? एम क्रॉस बी। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है अपना? मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है अपना? यूनिफॉर्म है। ओके, नाउ टॉर्क अगर जीरो है या टॉर्क नॉन जीरो है, दोनों पॉसिबिलिटी है। फोर्स के साथ क्या होता है? फोर्स डेफिनेटली क्या होता है? जीरो होता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। फोर्स क्या होगा? डेफिनेटली जीरो ही होगा। ठीक, अच्छा जी। अब बी यूनिफॉर्म है तो टॉर्क जीरो नॉन जीरो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन फोर्स डेफिनेटली जीरो है। तो अगर फोर्स जीरो है तो मुझे बताइए इक्विलिब्रियम स्टेट का मीनिंग क्या है? इस इक्विलिब्रियम स्टेट का मीनिंग क्या है? फोर्स तो पहले से जीरो है यूनिफॉर्म फील्ड में, तो किस पे बात हो रही है? टॉर्क पे। यानी कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम अपन लेके चल रहे हैं, इसका मतलब टॉर्क जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, टॉर्क नॉन जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो मुझे बताइए टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब कब होती है एक साइकिल में? तो 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। यानी फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो होता है इक्विलिब्रियम का केस। ओके, तब होता है अपना इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। अब इक्विलिब्रियम होने का मतलब, मैं इसमें 180 मानूंगी जीरो, तो भाई कुछ नहीं डिफाइन किया और इक्विलिब्रियम बोला, इसका मतलब मैं 0 डिग्री मान के चलता हूं। तो इनिशियल ओरिएंटेशन डाइपोल का फील्ड के रिस्पेक्ट में किस एंगल पर है? 0 डिग्री पर है। बहुत बढ़िया। द एनर्जी रिक्वायर्ड, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड, ये मेन है, ये मेन फोकस है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री, यानी 0 डिग्री से किस ओरिएंटेशन में ले गए? 60 डिग्री में। और वो वर्क कितना है? रोटेट बाय W, वो दिया हुआ है कि वैसा करने में जो वर्क है वो W। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था कंसेप्ट एप्लीकेशन में? याद करो, वर्क का फॉर्मूला क्या था? वो है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अरे बावला हो गया, एक ही मिनट रुकिएगा। बहुत आगे चले गए लगता है। ओह, सारा सरप्राइज खुल गया। कोई नहीं, कोई नहीं, आते हैं, धीरे धीरे आएंगे उस पॉइंट पे। क्या हो गया है बे? ई का हुई गवाह है। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से आगे पीछे मामला हो गया था, वापस आते हैं ताकि फोकस आपका बरकरार रहे।
तो यहां जो वर्क का फॉर्मूला है वो है एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। किसका वर्क डन है? ये एक्सटर्नल फोर्स का। मुझे बताइए यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री बोला है। एनर्जी रिक्वायर्ड कितना? 60 डिग्री से रोटेट करना है। इनिशियल एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि हमने पहले ही बोल चुके हैं इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन ने बताया, अपन नहीं बोल रहे। तो इसमें जब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे? एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कॉस 0 कितना? 1, कॉस 60 कितना? 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? एम बी बाय 2। तो वर्क हो गया, वो पहले से हो गया एम बी बाय 2। फ्रॉम दिस वी कैन ऑब्टेन कि एम बी जो होगा उसको 2W लिख सकते हैं अपन। ये अपने ने ऑब्टेन कर लिया। लास्ट में क्या पूछा है? नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस पोजीशन इज एआईपीएमटी, मतलब पहले 2016 का है, बट रिपीटेशन देख रहे हो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये हो गया 2W। अच्छा, लास्ट पार्ट है नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप, मतलब जो एक्चुअल में निकालना है इस क्वेश्चन में कि उस ओरिएंटेशन में बनाए रखने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है भाई? एम बी साइन थीटा। एम बी की जगह पे क्या लिखेंगे अपने? 2W, ठीक। और साइन थीटा में क्या पुट करेंगे? जिस ओरिएंटेशन में ले गए हैं, मतलब 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो आंसर आएगा √3W। ये हो गया अपना टॉर्क, यानी सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, 2024 नीट का सवाल है ये, ठीक है। देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी मेंटेन्ड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटर यूज करते हैं, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड एज शोन। यहां पे बाजू में देखेंगे फिगर है, ये रही, ये मैग्नेटिक नीडल है जिसको एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस कर रखा है और कह रहा है कि ये ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, उसके लिए कुछ जो डेटा दे रखा है वो भी साथ ही साथ मतलब क्या बोलते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। डेटा गिवन क्या है? तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो प्लेस्ड है वो है 0.049 टेस्ला, ये हमें गिवन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद बोल रहा है 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, 20 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में, ठीक। तो बचाओ 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन? 4। यूनिटरी लगा लो, 20 में 5, 20 ऑसिलेशन कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन? तो 20/5 यानी 4। तो 4 ऑसिलेशन। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर 4 हर्ट्ज? 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। रिजल्ट बेस्ड डिस्कशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे पढ़ के डिराइव किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो डेरिवेशन भी करते हैं वहां तो, और दिया भी एनसीईआरटी में दिया है। सोचो भाई, यहां तो फिर भी ठीक है, डिस्कशन में खाली यूज करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं डेटा के हिसाब से, फिर आगे चलते हैं। तो 2 चीजें दी थी अपने को, पॉइंटर से मैं शो कर रहा हूं कौन कौन सी 2 चीजें, ठीक है। एक तो अपने को यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ था 0.049 टेस्ला, और दूसरा अपना फ्रीक्वेंसी दिया था जिसको डायरेक्ट यूनिटरी, मतलब उसने दिया नहीं था डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, अपन ने निकाला। बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट सेकंड। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करते हैं उसको बोलते हैं अपने फ्रीक्वेंसी, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या गिवन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज, क्या दिया मैंने भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीडल का कितना दिया है? देखो 9.8 × 10⁻⁶। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपन लिख रहे हैं, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेटा के हिसाब से? तो आई दे रखा है इन्होंने, कितना दिया हुआ है? 9.8 × 10⁻⁻6 kg/m²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? ये आई, ये है बार मैग्नेट का, ये जो बार मैग्नेट गिवन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बी पता है, एफ पता है, आई पता है। अब फिर से पॉइंटर देखिएगा ध्यान से, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये चाहिए, इज दिस, ओहो, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटीजर होता है, अपने को इंटीजर को मार्क करना होता है, बट यहां पे इंटीजर बेस्ड कोई अलग तरह का बबलिंग नहीं होता, इसलिए अपने को 4 ऑप्शन में से चूज करना होता है, ठीक। ये वैल्यू दे रखी है, तो अपन को निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्सेस, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अपने को फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नेटोमीटर या मैग्नेटिक, जो आपका मैग्नेटोमीटर नहीं कहना चाहिए, वो एक अलग कंसेप्ट था, पुराने टॉपिक्स में आता था, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेटर जो है ये, इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है याद होना चाहिए। तो 2π√I/mb, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। सॉरी, आगे भाग गया, जस्ट अ सेकेंड।
वापस चलो बाबू। हाँ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। अब ये जो 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें तो टाइम पीरियड नहीं गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन है भाई, तो डायरेक्ट उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2 पाई अंडर रूट एम बी बाय आई, पलट दिया बस। उससे किसका फॉर्मूला बन गया? ये फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये बन गया अपना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। कुछ जादू है। ओह, चलिए, तो 2 पाई। अच्छा, अब इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से अपने को क्या 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 निकालना है? तो हम सबसे पहले जो क्वांटिटी यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको देखिएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 4 नोन है, इक्वल टू 1/2 पाई। एम कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? वही तो निकालना है। बट अपन लगता क्वेश्चन में वो गिवन है, ये जो डेटा गिवन है x × 10⁻⁵, अपन लगता है वो पुट कर देना चाहिए, या ताकि वो 10⁻⁵ का लोड अपने को नहीं लेना पड़ेगा लास्ट में। ये तरीका है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, तो जल्दी क्या है वो बाद में दिक्कत नहीं देगा। तो m की जगह पे लिख दिया x × 10⁻⁵, ये हो गया अपना m, इंटू b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b गिवन? कितना है b? वो है 0.049। 0.049 का मतलब 4.9 इंटू 10⁻⁻²। एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा रूट बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएगा आदमी। ओहो, अंदर आओ। चलो, तो नीचे डिवाइड बाय आई लिखना है। आई क्या है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶। स्क्वायर कर दीजिए, जो क्वांटिटी आपकी अननोन बची है वो x है, और डायरेक्टली यू विल ऑब्टेन दी x। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, एंड द रिमेनिंग पॉइंट्स आर magnetization and magnetic intensity, properties of magnetic material, and Gauss law of magnetism. This will be taken in the next video. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ इसी पर्टिकुलर पॉइंट, इसी चैप्टर के बचे हुए रिमेनिंग एस्पेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल, अभी तक तो न्यूमेरिकल बहुत चले, अब जो पोर्शन आएगा थ्योरेटिकल बहुत होगा। तो नाउ विल मूव ऑन टू द थ्योरेटिकल पोर्शन।